देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ फराह खान। सब स्वस्थ रहें तो इसके लिए जरूरी भी है कि लोगों में जागरूकता बढ़े। तो आज के खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो झारखंड के रोग हैं उसके लिए कैंप्स लग रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसा कौन सा रोग है जो सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं जो इस पूरे कैंप में एज एडवाइजर हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की, आइडिया कैसे स्ट्राइक हुआ कि दिल्ली से जाना चाहिए और झारखंड में से फ्री कैंप्स लगने चाहिए। इनफैक्ट 2001 में इस एनजीओ सहभागिता इंटरनेशनल फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी, गठन हुआ था। और ये शुरू में हम लोग छोटे छोटे कैंप्स जो गली मोहल्लों के अंदर हम लगाया करते थे, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे, स्लम एरियाज थे। और हमारे साथ में कुछ एम्स के डॉक्टर्स जुड़े और वो धीरे धीरे वो संख्या एम्स, सफदरजंग और बाकी हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स की बढ़ती चली गई। चूँकि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स प्री ऑक्युपाइड भी होते हैं, तो ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो जुड़ने लगे इसमें। मीनवाइल 2001 से ये धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। इसके अंदर हमारे साथ में, जैसे मैं पार्लियामेंट में हूँ, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, वो लोग भी इसमें हमारे साथ में जुड़ते चले गए। इसके बाद में एक हमारे साथ में ऑल इंडिया रेडियो के एक उद्घोषक थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ही वाज फ्रॉम सिमडेगा, तो उन्होंने कहा कि झारखंड एक ऐसा एरिया है, आपको एक बार विजिट करनी चाहिए। तो हमारे डॉक्टर्स ने सुना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग विजिट करेंगे। और जितने भी हम लोग ये कैंप्स करते थे, इसके अंदर हम किसी से कोई मदद नहीं लेते थे। जितना भी होता था आर्थिक जो पैसा लगता था, वो सब हम लोग अपने कंट्रीब्यूट करके किया करते थे। तो पहली बार हम लोग झारखंड गए सिमडेगा 2014 के अंदर, और उसमें हमने सिमडेगा के अंदर सिमडेगा एरिया को, केरसई एरिया को, ठेठेठांगर मेरे को याद है क्योंकि मैं खुद छुट्टी लेकर गया था, कोलेवीरा, ऐसे करके हमने उस एरिया में जाके जब देखा, तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर स्वास्थ्य की समस्या है या स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक डर है कि अगर मुझे कोई बीमारी निकल आएगी तो मेरा क्या होगा। या ये कहें कि हमने देखा कि महिलाओं की स्थिति ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि उनके अंदर जो हमने एलिमेंट्स, मतलब डॉक्टरों के माध्यम से जो जाना, उनके अंदर जो एलिमेंट्स था वो इतना ज़्यादा था कि वो लोग छुपा लेती थी। या तो ये कहें कि जो हमारा परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, उसके अंदर महिलाएं शर्माती हैं, वो चीज़ बोलना नहीं चाहती हैं, डॉक्टर से नहीं मिलना चाहती हैं। या ये कह दें हम कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पुरुष होते हैं, और महिला ये सोचकर पुरुष के पास नहीं जाती है कि मैं अपनी अंदरूनी बीमारी को किस लिए बताऊं मैं। तो ये सब चीज़ देखी। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने एक मीटिंग किया, उसके अंदर हमने देखा, उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे कैंप्स होते हैं, हेल्थ कैंप्स होते हैं, ये तो और भी एनजीओज कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा करें कि जो वाकई में समाज के लिए, देश के लिए हम कर सकें। और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो ट्राइबल्स एरिया है, जहाँ पर पहुँच नहीं है लोगों की, क्योंकि ट्राइबल्स बड़े शाई होते हैं, बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट भी नहीं करते किसी को, अनटिल अनलेस जब तक कि उनको विश्वास नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि एम्स के अंदर इस तरह का वातावरण बन रहा है कि कैंसर की जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और एक WHO की जो एक रिपोर्ट भी है, उसमें भी कहा गया है कि बाय 2030 नियर अबाउट हमारी 30-40% जो पॉपुलेशन होगी वो कैंसर से पीड़ित होगी या कैंसर के बिल्कुल नज़दीक होगी। तो इसके अंदर एक निर्णय लिया गया उन्हीं डॉक्टर्स की तरफ से कि क्या क्यों ना हम ऐसी बीमारी को कैच करें, उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर शोध करें, जो कि बहुत इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती है, और महिलाओं के अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है। सर्विक्स है, ओवेरियन है और ब्रेस्ट कैंसर है। तो लोगों को जब आप जागरूक कर रहे थे, जैसा आपने खुद ही बताया कि रोग पता होता है लोगों को लेकिन आगे नहीं बढ़ते, तो जागरूक करना कितना टफ रहा, अब तक कितना स्ट्रगल रहा कि लोगों को खुलने में कितना टाइम लगा, और कब इस कैंप में आने में लोगों ने सहायता दी, शुरुआत की? शुरू में हमारे को बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हमको तो फॉरेनर्स की तरह से वो ट्रीट कर रहे थे, जैसे हम लोग मंगल ग्रह से आए हैं वो शायद। लेकिन हमारे लिए एक बहुत अच्छा वो रहा कि जो लोकल लोग थे वो हमारे साथ जुड़े, जो वॉलंटियर्स हमारे थे, और वो आज भी हमारे लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर। उन वॉलंटियर्स ने, चूँकि वो उन्हीं के साथ में थे, उन्हीं के परिवेश के थे, तो उन लोगों ने जाके उन लोगों के साथ में जब बात करना शुरू किया, और हमने जब अवेयरनेस करना शुरू किया, जब बात करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये प्रॉब्लम हमको है, इस तरह की समस्या हमको है। तब जाकर हमने उनको बताया कि किस तरीके से, मतलब हमारे डॉक्टर्स ने उनको बताया कि किस तरीके से इसका निदान हो सकता है। और लोकल लेवल पे हमने कुछ वॉलंटियर्स अपने तैयार किए, जिन्होंने उसमें काम करना शुरू किया उस लेवल के ऊपर। तो वहाँ से हमारी ये शुरुआत हुई।
और झारखंड में हम लोग रेगुलर संपर्क में हैं। हमने झारखंड गवर्नमेंट के साथ में संपर्क भी किया है और वो लोग इंटरेस्टेड भी हैं वहाँ पर इस तरह के कैंप्स करने के लिए। लेकिन चूंकि कोरोना, आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल कोरोना के लिए निकले हैं तो उसमें नहीं कर पाए। इन बिटवीन दैट अभी हमने जादूगोड़ा, एक जगह है जमशेदपुर के अंदर, वहाँ पर हमने जाके बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर, एक जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का एक कॉम्बिनेशन है। ना केवल ये कोरोना बल्कि किसी भी बीमारी के लिए हमको एक इम्यूनिटी जरूर चाहिए होती है रोकने के लिए, तो उसका भी हम लोग कैंप करके आए थे। उसमें हमारे साथ में झारखंड गवर्नमेंट के भी अधिकारी साथ में शामिल हुए थे और नियर अबाउट 1600 बच्चों को हमने 5 साल से लेके और 15 साल के बीच में उन बच्चों को हमने वो इम्यूनिटी बूस्टर भी दिया था और इसका हमें प्रेज भी मिला। और वहाँ के चाहे झारखंड के मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग हमारे साथ में संपर्क में हैं। अब देखते हैं कि कितना जल्दी हमारे इसको संपर्क होगा, क्योंकि हमारा एक ड्रीम है झारखंड के अंदर काम करना। अच्छा, जैसे मैं देख रही हूँ पेपर भी है, तो कुछ डिटेल्स में जाती हूँ, आप दर्शकों को बताएं कि कितने जो हैं कैंप्स अब तक आप लोगों ने प्रोवाइड किए हैं और आगे की क्या फुल प्लानिंग है। देखिए, जब हमने सिमडेगा किया, सिमडेगा के बाद में फिर हमारे पास में एक और रिक्वेस्ट आया जयनगर कोडरमा के लिए। तो जयनगर कोडरमा के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आया, तो जयनगर कोडरमा के अंदर भी हमने जाकर 2 कैंप हमने किए। वहाँ पर हमने लेडीज़ को किया। वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल के लोग थे वो लोग इसमें शामिल हुए, गवर्नमेंट के लोग शामिल हुए और फिर धीरे धीरे ये प्रसिद्धि हमारी अपने आप ऑटोमेटिकली झारखंड गवर्नमेंट के पास भी पहुंची और उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना आप हमारे साथ में मिलकर इस काम को करें। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा बहुत हिच तो होता है, तो वो रही है थोड़ा। और दूसरा, अभी हमारे साथ में कोरोना को हम झेल के निकले हैं, तो जैसे जैसे ये कोरोना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि अब जल्दी हमको एक मौका मिलेगा झारखंड के साथ में काम करने का। बाकी हमने, चाहे वो झारखंड हो, यूपी हो, दिल्ली हो, एनसीआर का एरिया हो, असम तक हम लोग जाके ये काम करके आए हैं, पंजाब में काम करके आए हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इसमें झारखंड में और भी जाके काम करेंगे। हम वैसे अपनी तरफ से विजिट करके आए हैं, चाहे वो चाईबासा का एरिया रहा हो, इंटीरियर एरिया रहा हो, चाहे वो जमशेदपुर के रहे हो, सिमडेगा रहा हो, लोहरदगा रहा हो, इस सब जगह पे हम लोग घूम के आए हैं। लेकिन अभी हमें वहाँ पे काम करने का अप्रूवल नहीं मिला है, इसलिए हम काम नहीं कर पाए उसमें। तो अब तक हमने आपको आइडिया बताया कैसे इसकी शुरुआत हुई, अब हम आपको रोग की तरफ लेकर चलेंगे कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा रोग झारखंड में सबसे ज्यादा है। अब हम सीधे डॉक्टर दास से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि जब वो झारखंड गए तो किस तरीके के रोग को आइडेंटिफाई किया और महिलाओं में है या बच्चों में है या रोग किस में है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कैंप्स की शुरुआत की गई तो क्या कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये रोग झारखंड में सबसे ज्यादा है और कारण क्या है? पहली तो बात है कि बीमारी कई तरह के होते हैं और सब में होते हैं। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम जो वुमेन को क्यों टारगेट कर रहे हैं और ये करने के लिए, क्योंकि वुमेन जो होते हैं वो ज़्यादातर खुल के नहीं आते हैं और वो सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज एरिया में, उनको ज़्यादातर कोई हेल्थ के बारे में उनको आइडिया नहीं होता, नहीं खुल के भी नहीं आते, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा होने के बाद जाते हैं तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हैंडल करने में डिफ़िकल्टी होती है। अब वुमेन का अगर हम देखें कि हम बोलेंगे कि क्या करना चाहिए, बहुत बीमारी हैं, तो हम सोचे कि ऐसा करना चाहिए जिनको उनका जान बचाया जाए, लाइफ सेविंग के लिए जो है। उसमें हमने देखा जो कैंसर है सबसे ज़्यादा इनको जो लेडीज़ का जान लेते हैं, जान लेने का चीज़ है, उसको हम कैसे रोका जाए। उसमें से वुमेन कैंसर में 3 तरह के कैंसर आते हैं जो कॉमनेस्ट पाया जाता है। सबसे कॉमनेस्ट तो माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, सेकेंड कॉमनेस्ट पाया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है, थर्ड कॉमनेस्ट पाया जाता है कि ओवेरियन कैंसर है। लेकिन ये तीनों देखा जाए सबसे नंबर 1 किलर जो है वो ओवेरियन कैंसर है। क्यों इसलिए क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर है, लेडीज़ को थोड़ा लंप पता लग जाता है, वो डॉक्टर पास जाता है, वो थोड़ा टेस्ट करते हैं, पता लग जाता है, अर्ली स्टेज में पता लग जाए क्योर। कैंसर का अर्ली स्टेज में पता लगने से 100% क्योर हो सकता है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर में क्या होता है, मेनोपॉज के बाद अगर मान लो कोई जब मेंस बंद हो जाता है, अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उसमें शक होता है कि भाई क्यों हो रहा है, डॉक्टर पास जाते हैं, पता लग जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है, ट्रीटमेंट हो गया। अब रहा ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर में क्या होता है कि सिम्टम पता नहीं लगता है, थोड़ा
पेट फुला फुला रहता है, थोड़ा ब्लटिंग होते हैं, थोड़ा इतना कॉमन सिम्टम होते हैं तो पता ही नहीं लगता है। तो जब पता लगता है, सीवियर हो जाता है, तब जाके डॉक्टर पास जाते हैं, तब वो एडवांस स्टेज में चला जाता है, मतलब 3rd स्टेज में चला गया। तो उसके बाद क्या होता है और कोई रास्ता बचता नहीं मरने के अलावा। तो ये नंबर 1 किलर माना जाता है। हमने सोचा कि इसको टारगेट किया जाए, इससे हमें ज़्यादा लेडीज को जान बचाया जा सकता है। हो गया नंबर 1। नंबर 2, हम एक और स्क्रीन कर रहे हैं विटामिन डी। अब क्वेश्चन आता है, विटामिन इतने सारे विटामिन है, आपने विटामिन डी को क्यों ले लिया? उसका भी कारण है। ये देखा गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी लेडीज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हमारा जो कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं 60% लेडीज को विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 92% विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। और ये बताया जाता है बाय 2030 8.7 करोड़ हमारे जो अफेक्टेड हो जाएंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी से। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होता क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। सबसे ज़्यादा लेडीज में जो प्रॉब्लम होता है, जो उनको बैक होता है, जो जॉइंट में पेन, जो बोन में पेन होता है, ये सब कॉमन कारण होता है कि इसके लिए। लेकिन अभी ये पता लगा है कि ये विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से कैंसर को भी प्रोन होते हैं, ये लेटेस्ट रिसर्च बता रहा है। तो विटामिन डेफिशिएंसी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। करना क्या है? सिंपल, ये दोनों चीज करना क्या है? वेरी सिंपल। ब्लड लो और टेस्ट करो, उससे पता लग जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी निकला, आप उसको ट्रीटमेंट दे दिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट दे दीजिए, ठीक हो जाता है। और मेरे पास बहुत ऐसे हमने जहां जहां किया है वहां के लेडीज को दिया गया और वो बोलते रहते हैं बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, पेन, बैक पेन, ये बोन पेन सब चला गया है, बहुत अच्छा है। और कैंसर को तो प्रिवेंट करता ही है। आपने ये कैंप लगाया तो कितने आपको ऐसे पेशेंट्स मिले, कितनी महिलाएं मिली? अगर हम बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, कैंसर के सिम्टम्स उनके अंदर थे और वो समझ नहीं पा रहे थे, और कैसे सिम्टम्स को समझना है? ठीक है। जो पहला ले लेते हैं, अगर विटामिन डी का जो सबसे कॉमनेस्ट पाया जाता है, हमने देखा हमारा जो स्टडी किया गया उसमें 92% लेडीज विटामिन डी डेफिशिएंसी है। उसके कैटेगरीज होते हैं, मॉडरेट, सीवियर जो होते हैं, माइल्ड, तो इसलिए होते हैं। तो इसलिए जो हमने जो उनको दिया है उनका ट्रीटमेंट दिया है। और इसी तरह कैंसर में भी हमने अबाउट डिपेंड करता है कि हमने बहुत जगह कैंप लगाया, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी लोगों का अर्ली स्टेज में उनका डायग्नोसिस कर लिया। और एक जगह ऐसे भी हुआ कि मतलब लास्ट स्टेज में हमें पता लगा, लेकिन हम उनका जान बचा नहीं पाए। लेकिन बहुत लोगों का हमें पता लगा, और उसके लिए जो फर्दर जो कोर्स होता है ट्रीटमेंट का, उसके लिए हमें हायर सेंटर में हमने खुद उनको लेके ट्रीटमेंट कराया ताकि उनको जान बच जाए। ये सब कराया। अच्छा, विशेष कारण क्या है? कोई रीजन है कि ये रोग वहां पर सबसे ज्यादा क्यों पाए जा रहे हैं? वैसे तो कैंसर अगर बात करें ओवरऑल तो सब जगह ही है, बट वहां पर अगर इतने केसेस आए हैं तो क्या रीजन है? नहीं, देखिए ये हर जगह है। तो हमारा जो कैंप है हम हर जगह कर रहे हैं, हम ज़्यादा एनसीआर में किए और बहुत जगह जो कराया गया। लेकिन हमें ये लगा कि झारखंड में भी जो लोग हैं जो बहुत ही मतलब अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, ये टेस्ट करने का साधन भी नहीं वहाँ पे। ये थोड़ा एडवांस टेस्ट होता है, तो वहाँ पे साधन नहीं है, वहाँ लोग बहुत ही गरीब हैं, तो उनके लिए भी बहुत केसेस देखा गया है। तो हमने सोचा कि झारखंड का क्यों नहीं, जो मोस्ट डिजर्विंग है, जिनको चाहिए मदद चाहिए, रियल मदद चाहिए, यहाँ भी दिल्ली में है, लोग पता लग जाता है कुछ होता है, जाकर टेस्ट करा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। उनके पास साधन भी नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है, नॉलेज। तो हमें लगा कि इनको जो रियली नीडी है उनके पास पहुंचना चाहिए। तो आप डॉक्टर दास को सुन रहे थे। अब हम एक महिला से ही सीधे बात करेंगे जो इस टीम में है और खुद डॉक्टर हैं। उनके लिए कितना मुश्किल रहा, क्योंकि महिलाओं की बात शुरुआत से ही हो रही है, तो उनको किस तरीके से मनाया गया और कैसे जागरूक किया गया, तो उन्हीं से जानते हैं। तो अब हम तृप्ति जी से सीधा जुड़ेंगे और उनसे जान लेते हैं। जैसा मैंने कहा शुरू में ही, तो कितना स्ट्रगल हुआ महिलाओं को समझाने में, जागरूक करने में, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखिए जी, एक्सपीरियंस ऐसा है कि महिलाएं जैसे देखते हैं हम आमतौर पे अपनी फैमिली के बारे में फर्स्ट सोचती हैं। वो बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, इन लॉज हो गए, उनके लिए वो कर लेती हैं, बट अपनी चीज़ों को छुपाती हैं। अपनी चीज़ों को जब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाती तब तक वो आगे नहीं आती। तो इसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा कि जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने कैंप्स लगाए,
लेडीज़ आती थी, हम उनको स्क्रीन करते थे। जब उन्हें पता चलता था जी हमारा टेस्ट कैंसर का होना, और कैंसर अपने आप में एक बड़ा नाम हो जाता है, तो वो पीछे हो जाती थी कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्यों जाएं। तो उनको कन्विंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उनको बताना कि क्योंकि एक थोड़ा सा जो हम लोग जिस तबके तक पहुंचते हैं, अंडर प्रिविलेज के साथ साथ थोड़ी एजुकेशन की भी कमी होती है, तो वो उतनी अवेयर नहीं होती। वो सोचते कि जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, जब अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वाई शुड आई गो। इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने फेस करी काफ़ी। तो उनको जो हमारे वॉल्टियर्स में अपने आप में, और भी हमारी टीम में लेडीज़ हैं, तो उनको हम, क्योंकि वो लेडीज़ से थोड़ा सा अपनी पर्सनल चीज़ों को इजीली कन्विंस करने में हेल्प मिलती है। तो जब कन्विंस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानती, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है उन तक पहुंचने के लिए। चलिए, तो स्ट्रगल की बात हुई, लेकिन जब जागरूक किया तो कितना डिफरेंस आप लोगों को भी लगा कि लोग जो हैं वो इसे समझ रहे हैं और इस पहल के साथ जुड़ रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस, जब एक बार उनको चीज़ समझ में आ जाती है। और जैसे अभी हमारे डॉक्टर ने भी बताया कि एक लेडी ऐसी थी कि हमने स्क्रीनिंग कैंप में उनको डिटेक्ट किया कि कैंसर है, और जब तक हम आगे कुछ सोचते हैं, मतलब लास्ट वीक जो हमारे रिपोर्ट्स वगैरह भी उन तक पहुंचती, तब तक उनके एक्सपायर हो गए थे वो। तो ये चीज़ें देख के जो और उनके ग्रुप की लेडीज़ थी, उनको लगा कि हाँ हमारे फ़ायदे के लिए काम हो रहा है, एंड ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्योंकि उनको ना उतने, अब जैसे आपके पास अगर पैसा है और आप उतने एजुकेटेड हैं, आप बड़े हॉस्पिटल्स में चले जा सकते हैं, बट ये जो तबका है ये नहीं पहुंच पाता। तो उन लोगों को तक पहुंचना, और उनके साथ में तो लेडीज़ होती हैं कंफर्टेबल, और उनको ये एट द एंड समझ में आ जाता है कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल भी हुआ। अब हम और वॉलंटियर से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी और कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो अब हम सुनील जी के साथ जुड़ते हैं, ये भी वॉलंटियर हैं, इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा। तो आप जब झारखंड गए और आपने देखा कि इस तरीके से जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, कैसे उन्हें जागरूक करना है, तो कितना डिफिकल्ट था? एक चैलेंज तो था सबके लिए, लेकिन अब कैसा लग रहा है और एक स्ट्रेंथ भी मिली, और आगे क्या प्लानिंग है पूरी टीम की, अगर पूरी टीम की बात की जाए? सबसे पहले तो जोहार, मेरा नाम सुनील कुजूर है। मैं बेसिकली झारखंड का ही रहने वाला हूँ। मैं एज ए बीइंग ए ट्राइबल हूँ। मैंने जब देखा कि जैसे डॉक्टर दास जी ने बताया या सर ने बताया, भारद्वाज सर ने, कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स है, मैंने या मेरी फैमिलीज ने या मेरे मतलब कम्युनिटी ने ये प्रॉब्लम्स झेली। तो मेरे उसमें था कि यार कोई ऐसी एनजीओ जो इसमें लेडीज़ के प्रति काम करती हैं वो आए यहाँ पर। लेकिन बेसिकली उस एनजीओ और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन था, क्योंकि मैं तो रीजनल लैंग्वेज जानता हूँ, तो मैंने ब्रिज का काम किया वहाँ पर। प्रॉब्लम तो बहुत सारी आई हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे मैंने, जैसे सर ने बताया कि सर को मैंने पर्सनली बोला कि सर एक बार आप विजिट कीजिए सिमडेगा में, आइए देखिए। तब सर ने देखा तो बोला वाकई यहाँ पर लोगों को जरूरत है। अगर देखा जाए तो वहां पर भी हेल्थ सर्विसेज हैं, काफी कुछ है, पीछे नहीं है झारखंड, लेकिन एक समस्या है कि लोग जागरूक नहीं है। तो उसके लिए और क्या होना चाहिए? आपकी शुरुआत तो है, कैंप्स हो रही हैं, और गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए जो लोग हैं वो इन सब चीजों को समझे, एक सजेशन के तौर पर? मेरा सरकार तो ठीक है काम कर रही है, मेरा सजेशन है कि ब्लॉक में जाके वहाँ पर वॉलंटियर्स जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मतलब छोटी छोटी क्लासेस लगाई जाए या एनजीओ से कांटेक्ट किया जाए, वो आके थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में उनको समझाएं। जैसे डॉक्टर्स आते हैं, उनसे जैसे खासकर महिलाओं को इसमें आगे मतलब प्रोत्साहन दी जाए, या जैसे ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीसी की तरफ से कोई ऐसी क्लासेस लगाई जाए ताकि वहाँ पर महिलाएं या ट्राइबल्स आए और उनसे क्लास ले सकें। तो अब हम आपको बताते हैं कि आगे के लिए क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से कैंप्स की जो है सोचा जा रहा है कि आगे किस तरीके से कैंप्स लगने हैं और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, तो इस पर भी हम बात करते हैं। तो ये कैंप आपका सक्सेसफुल भी रहा, एक तरीके से लोगों तक जो आप पहुंचाना चाहते थे एक कॉज वो पहुंच रहा है। आगे की किस तरीके से प्लानिंग है और उसको कितना वाइड करना है? देखिए, हमारे साथ में करीब करीब 10 PSUs जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ में इस विषय को लेके काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि झारखंड गवर्नमेंट, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही हो, सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग काम करना चाहते भी हैं।
लेकिन क्या है कि दूर दराज के एरिया हैं, छोटे छोटे टोले बने हुए हैं, लोग बहुत स्कैटर्ड मैनर्स में हैं। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने बताया था कि वहाँ पर एक विश्वास जागृत करने की ज़रूरत है, उन लोगों को उस समस्या के बताने की आवश्यकता है। आशा वर्कर भी हैं जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो आशा वर्कर उतनी ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं कि जो उनकी समस्या को समझ के या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक उनको लेके जा सके। एनजीओज चाहे कोई भी है काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, और लेकिन इसको ईमानदारी के साथ में काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एनजीओज का नाम ही बदनाम है अपने आप में। एनजीओज का नाम सुनते के साथ ही लोग सोचने लगते हैं कि ये तो बस एक खाने पीने का साधन है, लेकिन एनजीओज हैं जो बहुत अच्छे भी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही काम कर रहे हैं, और भी एनजीओज भी काम कर रहे हैं। और हमने एक चीज़ और देखा है कि मिनरल फंड्स वहाँ पर बहुत है, माइंस रिच है पूरा झारखंड, पैसे की कोई कमी नहीं है वहाँ पर, लेकिन उसको हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जिस व्यक्ति तक वो पहुँचना चाहिए उस व्यक्ति तक वो नहीं पहुँच पा रहा है, और शायद यही कारण है कि जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, या बाकी और भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, गाँवों में उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रही हैं। तो इसमें एक ज़रूरत है कि सही तरीके से उसका निर्धारण किया जाए, और उस जो मिनरल फंड्स हैं उसको अगर हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएंगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा, और जब स्वास्थ्य सही होगा तो नेशन भी स्वस्थ होगा। ये एक ज़रूरत वो है। तो आगे की आपकी क्या तैयारी है? आगे की तैयारी हमारी ये है कि हम फिर से कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हमारे साथ में अगर झारखंड गवर्नमेंट हमारे साथ में जुड़ती है, अगर वो हमारे ऊपर एतबार करती है तो निश्चित रूप से हम उनके साथ में मिलकर करेंगे। लेकिन कुछ पीएसयूज हैं जो अभी हमारे से रोड मैप बनाने के लिए उन्होंने बोला है, तो हम बहुत जल्दी रोड मैप बना के झारखंड गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, और उन जो पीएसयूज के माध्यम से हम उस प्रोग्राम को करेंगे। और निश्चित रूप से हम ये दावा जरूर करते हैं कि अगर हम वहाँ पर जाके काम करेंगे तो झारखंड गवर्नमेंट हमको ज़रूर प्रेस करेगी इस चीज़ के लिए। अब हम आपको एक ऐसे रोग की तरफ लेकर चल रहे हैं जो ट्राइबल एरियाज में ज्यादा पाया जाता है, सिकल सेल डिसऑर्डर। इस पर ज्यादा हम बात जो है वो डॉक्टर दास से ही कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ट्राइबल एरियाज का जैसे मैंने जिक्र किया तो ऑफ कोर्स झारखंड में ये काफी पाया जा रहा है, तो इसके आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और ये बीमारी असल में है क्या? जैसे आपने बताया कि ये सिकल सेल डिजीज जो है ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो माँ बाप से बच्चों में जाता है, तो दूसरे रास्ते से आने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ माँ बाप में होता है, उनसे बच्चों को जाता है, उनका बच्चों को जाता है, इस तरह ही जाते रहते हैं। और ये नंबर 1 की ट्राइबल पॉपुलेशन में ही पाया जाता है। तो ज़्यादातर ये इसका जो डिजीज केसेस पाए जाते ट्राइबल में है वो सेंट्रल बेल्ट ऑफ इंडिया में देखा जाता है। मान लीजिए आप वहाँ ले लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन उसके आगे चले जाएंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरह है, और गुजरात, राजस्थान, उधर इस तरह एरिया में, ट्राइबल एरिया में पाया जाता है। और इससे क्या होता है कि ये बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। जैसे हमने आधे बच्चे तो 1 साल के अंदर मर ही जाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर बहुत इनमें ज़्यादा, इसके कॉज एक आ जाता है कि सिकल सेल डिजीज, और इसका जो ये सदियों से चला आ रहा है, तो हमने गवर्नमेंट के साथ ये जाके बताने लगे हैं कि देखिए अभी ऐसा टेक्नोलॉजी आ चुका है जिसके हम इसको इस्तेमाल करके इसको हम पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये हमने उनको गवर्नमेंट को प्रपोज किया है, क्योंकि एक दौर ऐसे भी था कि नरेंद्र मोदी जब गए थे 2015 में, वो जापान गए थे, तो वहाँ पे जाके वहाँ के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं सिकल सेल डिजीज के, उनसे भी बोल रहे थे कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कुछ उपाय बताइए। लेकिन उस टाइम में परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कोई उपाय था ही नहीं। जो उपाय है 2019 से आया है, तो तब से हम एक्टिव हो गए हैं, और ये चीज़ को हम गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करें। गवर्नमेंट का भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसे बात नहीं है। वो स्टडी कर रहे हैं और वो प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, काफ़ी लोग अफेक्टेड है, काफ़ी लोगों को कवर करना है। तो रातों रात परसेंट रेशियो झारखंड में मिला इस सिकल सेल डिसऑर्डर का? ठीक है, ये सिकल सेल डिजीज जो बेल्ट पाया जाता है, मान लीजिए इसमें 5% है, 30% जाता है, तो अलग अलग एरिया के कम्युनिटी के हिसाब से जाता है। और सिकल सेल झारखंड में ये प्रॉब्लम है, कुछ एरिया में स्टडी हुआ है, वो जामशेदपुर एरिया में जो स्टडी हुआ है वहाँ पे 10% से तक पाया गया है। लेकिन झारखंड का ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे काफ़ी पूरा एक्सटेंसिव स्टडी नहीं हुआ है।
जो जैसे बाकी उड़ीसा में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, यहाँ पे स्टडी कम हुआ है। तो अगर हम इसको करने लगे तो हमें पूरा जानकारी अच्छे से मिल सकता है, जो हमारे पास अभी किसी के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट का भी प्रयास चल रहा है कि पहले जानकारी ले कि रियल कितना है, और हम सोल्यूशन तो निकालेंगे ही, लेकिन पहले जानकारी होना चाहिए कितने लोगों में क्या है क्या नहीं। तो हमने आपको अपने पूरे कार्यक्रम में दिखाया कि किस तरीके से इस कैंप की शुरुआत हुई, और जब कैंप वहां तक पहुंचा तो कैसे लोगों को जागरूक किया, और ऐसे कौन से रोग हैं, चाहे हम वो सिकल सेल डिसऑर्डर की बात करें या कैंसर की बात करें, तो दोनों के कारण यही है कि लोग जो हैं वो जागरूक नहीं हैं, उनको लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं। और इस कैंप की मुहिम यही है कि लोग जो हैं वो अपने लक्षणों को समझें, आगे आएं और अपने रोग को आगे आकर बताएं, ताकि उनको वो ट्रीटमेंट मिले। क्योंकि अगर हम नेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर सब लोग स्वस्थ रहेंगे तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और ये जो मुहिम है अभी और आगे भी जाएगी, लेकिन अभी कोरोना के चलते कहीं ना कहीं ये मुहिम थोड़ी रुक गई है, लेकिन दोबारा से प्लानिंग है, और प्लानिंग इस तरीके से है कि दोबारा से गवर्नमेंट के साथ जुड़कर इस कैंप को वाइडली करना है। तो दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।